बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये सेकंड जो है डिस्कशन है। और अभी तक के जो पहला वाला जो हमारा डिस्कशन था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वास्तव में स्पेक्ट्रम क्या होता है और किस तरह से जो है मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। उससे रिलेटेड डिफरेंट लॉज थे, बीएल-लैम्बर्ट लॉ इत्यादि को हम लोगों ने स्टडी किया था। अब इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर अवशोषणांक क्या होता है, तो इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसको अपन डिफाइन करते हैं किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा। यहाँ पर हमेशा अणुओं से जो तात्पर्य है बाय एंड लार्ज है, हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ही बात करते हैं। तो किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित विकिरणों की सामर्थ्य या तीव्रता को मोलर अवशोषकता कहते हैं, मोलर अवशोषकता, और इसे एप्सिलॉन द्वारा व्यक्त करते हैं। ये जो निशान है एप्सिलॉन को शो करता है, तो मोलर अवशोषकता करते हैं। ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वास्तव में किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा अवशोषित विकिरणों की जो तीव्रता है उसको व्यक्त करने का एक पैरामीटर है, जिसको हम एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। मोलर अवशोषकता अब आगे अपन डिस्कशन में देखेंगे कि मोलर अवशोषकता वास्तव में क्या है। ये एक समानुपातिक स्थिरांक है जो किसी विशेष तरंग दैर्घ्य या लैम्ब्डा पर प्रेक्षित अवशोषणांक ए का विलयन की मोलर सांद्रता एवं विकिरणों में विलयन द्वारा तय की गई दूरी सेंटीमीटर में संबंध को दर्शाता है। तय की गई दूरी को हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे, मोलर सांद्रता कंसंट्रेशन को मोलर कंसंट्रेशन के रूप में लेंगे, तो इसके बीच में ये रिलेशनशिप है, इसको ये प्रदर्शित करता है। इसको हम कैसे मैथमेटिकली व्यक्त करते हैं, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी इंटू एल है, या एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी इंटू एल। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, जिसको हम मोलर अवशोषकता कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है डेफिनेटली मोल पर लीटर में, हम यहाँ पर कंसंट्रेशन लेंगे, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन को हमने व्यक्त किया है। एल है विलयन में विकिरणों द्वारा तय की गई दूरी है, और ए है प्रेक्षित अवशोषणांक, जो ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेंस है उसको हम ए से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से एप्सिलॉन को, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, प्रेक्षित अवशोषणांक, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, एंड एल है लेंथ है जितने में रेडिएशंस ने ट्रेवल किया हुआ है। लिमिटेशंस क्या हैं, आपतित प्रकाश, इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या लिमिटेशंस हैं। आपतित प्रकाश एक वर्णी प्रकाश कौन सा होता है, जिसमें कि सिंगल वेवलेंथ, केवल एक ही वेवलेंथ वाला प्रकाश होना चाहिए, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ के प्रकाश नहीं होना चाहिए। प्रयुक्त विलयन पर्याप्त अणु होना चाहिए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रयोग के दौरान टेम्परेचर है वो इस तरह, हम जानते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर है वो फिक्स रहना चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। विलेय पदार्थ का विलयन में स्कंदन कोगुलेशन को अपन क्या कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने विलयन बनाया किसी सॉल्वेंट में, तो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में संगुणित होकर के मैक्रो मॉलिक्यूल अवक्षेप जैसी स्थिति न बना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कंदन अगर हो जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो होने लगता है, जो भी हम रेडिएशन डालने लगते हैं उनका प्रकीर्णन शुरू हो जाता है। विलयन में विलेय पदार्थ के अणुओं की प्रकृति में आयनन, अब देखो जो हमने विलेय डाला है उसमें ऐसा नहीं हो आयनाइजेशन हो जाए, अर्थात आयनों में विभक्त हो जाए। संगुणन क्या कहते हैं अपन लोग कि वो डाइमर या ट्राइमर, संगुणन को अपन लोग कहेंगे। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनके अंदर टेंडेंसी होती है डाइमर फॉर्मेशन की 2 मॉलिक्यूल, ट्राइमर फॉर्मेशन की 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएं, या फिर पॉलीमर बना दें, तो पॉलीमर में बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे, इस तरह का संगुणन भी नहीं होना चाहिए। और जल अपघटन, जैसे हमने वाटर सॉल्वेंट के रूप में लिया है तो उसमें वाटर की उपस्थिति में उसका जल अपघटन भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल की जो ओरिजिनल स्टेट है वही रिटेन रहना चाहिए, या उसमें विलयन के अंदर वो मॉलिक्यूल की ओरिजिनल स्टेट ही उपस्थित रहना चाहिए। तो ऐसा अगर होगा तभी हम उसकी मोलर अवशोषकता को सही ज्ञात कर सकें।
अब आगे हम चलते हैं हम यूवी स्पेक्ट्रा का किस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रा का प्रदर्शन होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रम में हम एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर दो अलग अलग पैरामीटर्स को प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस या ए जो ऑब्जर्व्ड एब्जॉर्बेंस है उसको प्लॉट करते हैं, और एक्स एक्सिस पर लैम्डा जो हमने रेडिएशन डाले हैं उनकी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रम के रूप में एक हमें ग्राफ प्राप्त होता है जो यौगिक के अवशोषणांक ए तथा अवशोषित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, जो अवशोषित हुए हैं विकिरण उनकी तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा है उसके मध्य के संबंध को दर्शाता है, और ये यूवी स्पेक्ट्रा इस तरह का जो प्लॉट है उसको हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है उक्त ये जो स्पेक्ट्रम हमने शो किया हुआ है ये रिप्रेजेंटेटिव स्पेक्ट्रम है 2,5 डाइमेथिल 2,4 हेक्साडाइन। तो हेक्साडाइन में क्या है, दो इन है अर्थात दो डबल बॉन्ड है। कौन कौन सी पोजीशन पर है, 2 और 4 पोजीशन पर है। इसका स्ट्रक्चर अगर अपन लोग बनाएं तो हम कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है। 2 और 4 पोजीशन पर 2 पर और 4 पोजीशन पर जो दो डबल बॉन्ड है, और 2 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है, और 5 पोजीशन पर 1 2 3 4 और 5 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है। ये इसका यूवी स्पेक्ट्रम है जो यहाँ पर शो किया हुआ है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में CH, यहाँ पर भी एक H आ जाएगा। इस स्पेक्ट्रम में एक लैम्डा, एक पीक हमें नज़र आ रही है जो कि एक विशिष्ट लैम्डा को प्रदर्शित करती है। इसमें जिस लैम्डा पर पदार्थ के अणु का ये पीक क्या शो करती है कि यहाँ पर अवशोषण तो लगातार होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और उससे रिलेटेड ये जो पीक है ये हमें जो है उच्चिष्ट पर अवशोषण उच्चिष्ट है या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को शो करती है, जिसको हम लैम्डा मैक्सिमम द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम नैनोमीटर में हमें प्राप्त हो गई, और ये विशिष्ट जो यूवी स्पेक्ट्रम है वो 2,5 डाइमेथाइल 2,4 हेक्साडाइन मॉलिक्यूल का है। तो ये इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम है। इसमें लैम्डा का मान उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जो अणु अवशोषित कर उत्तेजित हो। तो लैम्डा मैक्सिमम किस पर निर्भर करेगी, जो अणु अवशोषित कर उत्तेजित हो जाता है। प्रत्येक यौगिक में उपस्थित विभिन्न समूह जो यूवी क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण, अब हम जो है जो मॉलिक्यूल है उसमें भिन्न भिन्न जो समूह हैं वो यूवी क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करते हैं। समूह की प्रकृति के आधार पर लैम्डा मैक्सिमम के भिन्न भिन्न मान हैं हमें प्राप्त होते हैं। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के समूह हैं तो हमें डिफरेंट लैम्डा मैक्सिमम, क्योंकि वास्तव में जो अवशोषण है या लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो समूह के नेचर पर प्रदर्शित करती है। तो अब दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि लैम्डा मैक्सिमम के मानों से उसकी संरचना में जो जो समूह उपस्थित हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी के आधार पर यौगिक की संरचना ज्ञात होती है। तो स्पेक्ट्रम में हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज़ को देखते हैं, उनके आधार पर फिर हम यौगिक की संरचना में क्या क्या समूह उपस्थित हो सकते हैं वो हम ज्ञात, इस प्रकार से हमें यूवी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो यौगिक की संरचना को ज्ञात करने में मदद करती है। किसी यौगिक का यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक शर्त का पालन होना आवश्यक है। यहाँ पर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो शर्त है उसको हम देखेंगे, वो क्या है कि इसमें कम से कम एक असंतृप्त समूह, हम जानते हैं असंतृप्त समूह कौन से होते हैं, कम से कम उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो यूवी एक्टिव। तो कुल मिलाकर हम क्या कहेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल यूवी एक्टिव होंगे, जिनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, अथवा एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म उसके अंदर आवश्यक रूप से उपस्थित होना चाहिए। तो क्या क्या हमने देखा इस इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि यूवी स्पेक्ट्रम के कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शो करेंगे जिनमें कम से कम या तो एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तभी वो यूवी एक्टिव होंगे। इससे अणु में इलेक्ट्रॉन संक्रमण की संभावना, क्योंकि अब हमने देखा था कि हम किसी मॉलिक्यूल पर अगर हम रेडिएशंस को डाल रहे हैं तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसकी वजह से होता है,
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कौन कौन से इलेक्ट्रॉन शो करेंगे? डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स को, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में वो किसी से बंधित तो है नहीं, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को शो कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना इन्हीं मॉलिक्यूल्स में रहती है। कोई अगर सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की संभावना नहीं होती है और यूवी के अंदर वो फिर एक्टिव नहीं होंगे, जिससे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का परावैंगनी व दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण होता है तथा तो यूवी एक्टिव या यूवी के उसमें वही एक्टिव होंगे जिनके अंदर या तो एक डबल बॉन्ड है या फिर उसके अंदर एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम उपस्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? यूवी स्पेक्ट्रम किसी मॉलिक्यूल के संरचनात्मक समूह को बताता है, पूरे मॉलिक्यूल को नहीं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें क्या ज्ञात होता है? अगर उसके अंदर कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर एक डबल बॉन्ड है या फिर एक से अधिक डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो उनकी संरचना के बारे में हमें इस स्पेक्ट्रम की सहायता से जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कोलेस्ट 3ene4 और मेसिटिल ऑक्साइड, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी संरचना में बहुत अधिक अंतर होता है। एकदम भिन्न है इनकी संरचनाएं, लेकिन दोनों में समान स्ट्रक्चरल यूनिट, समान संरचनात्मक इकाई होने के कारण दोनों का मिलता जुलता यूवी स्पेक्ट्रम। तो अर्थात अगर हमारे लिए कोलेस्ट 3ene4 का स्पेक्ट्रम यूवी स्पेक्ट्रम दे दिया जाए और मेसिटिल ऑक्साइड का दे दिया जाए, तो फिर हम इनमें विभेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो संरचनात्मक समानता है इसके कारण हम नहीं बता पाएंगे ये कोलेस्ट 3ene4 का है या मेसिटिल ऑक्साइड का है। इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये भी एक यूवी स्पेक्ट्रम का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। कार्बनिक यौगिकों में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यहाँ पर फोकस करेंगे, जिसके आधार पर हम विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को समझ सकते हैं। पहला है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ये पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। उसी का यहाँ पर अगेन एक रिमाइंडिंग जो है पार्ट है इसका। कार्बनिक यौगिकों में 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। अब यहाँ पर सिग्मा बंध तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले बनता है, पाई बंध उसके बाद बनता है। जो सिग्मा बंध बनाने में प्रयोग होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पाई बंध बनाने में प्रयोग होते हैं उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पाई बंध की तुलना में सिग्मा बंध हम जानते हैं, सिग्मा बंध जो पहले बनता है हेड ऑन कोलिजन से बनता है और वो अधिक प्रबल होता है, और पाई बंध है वो बाद में बनता है जो कंपैरेटिवली वीक होता है। तो पाई बंध की तुलना में सिग्मा बंध अधिक प्रबल और स्थायी। जो प्रबल बंध होगा वो स्थायी होगा, अतः पाई बंधों की तुलना में सिग्मा बंधी कक्षकों की ऊर्जा। और एक बात हम ये भी जानते हैं, जो भी स्थायी बंध हैं उनकी जो ऊर्जा है वो कम होगी, और जो वीक बॉन्ड है उनकी ऊर्जा है वो ज़्यादा। वीक इसीलिए होते हैं क्योंकि अगर एनर्जी पैरामीटर्स में देखें तो उनकी एनर्जी पहले से ही अधिक होती है, इसलिए वो वीक बॉन्ड होते हैं, और जिनकी एनर्जी है कम होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बंधी कक्षकों की हम जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर बॉन्ड बनाने में प्रयोग होते हैं, इसको हम यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है किसी भी मॉलिक्यूल का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरे एटम का जिसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच में हमेशा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने इस चीज़ को देखा हुआ है, और ये इसमें आगे हम उसको अगेन डिस्कस करेंगे। सहसंयोजक बनाने में दोनों परमाणुओं का, इसको हमने पहले यहाँ पर बता दिया है, इसको यहाँ पर है, इसको और अपन शो कर लें। इस वाले ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं,
ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है। अब रेस्ट पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।